जय हिंद। तो हम लोगों की हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और हम लोग धीरे धीरे 1857 के रिवॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट वगैरह कर देना, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। और इसके साथ में इसके जो नोट्स है आपको इकट्ठे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तब मिल जाएगा जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जा कर के उसे आपको डाउनलोड करना होगा। क्यों डाउनलोड करना होगा? क्योंकि इसको मैं बहुत ही अच्छे से बनाता हूँ भाई, है ना। तो आपका रिवीजन बहुत ही आसानी से होगा। इसमें दीवार वगैरह में चिपका लो, है ना, प्रिंट वगैरह करा करके रख लो, कि बहुत अच्छे शॉर्टकट वे में बताता हूँ, ठीक है। कहाँ बुक पढ़ते रहोगे। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश इंडिया। तो आपको तो पता है इस टाइम ब्रिटिश रूल कर रही थी। तो ब्रिटिश इंडिया बेसिकली उसे कहा जाता था जहाँ पर ब्रिटिश की मेन प्रेसिडेंसीज है। मेन प्रेसिडेंसीज 3 थी ब्रिटिश की, हम जान रहे हैं, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो ये 3 मेन सेंटर था, जिसमें से सबसे बड़ा वाला सेंटर बंगाल का था, जो मद्रास और बॉम्बे के लिए भी रूल को अभी तक बना रहा था। अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे ऐसा प्रिंसली स्टेट बोलने का मतलब कि जो राजा वाजा लोग अभी भी रूल कर रहे थे, मतलब कंप्लीट इंडिया अभी ब्रिटिश के हाथ में नहीं था। मतलब बहुत सारे एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे अभी भी प्रिंस लोग रूल कर रहे थे, कहीं पे मराठा रूल कर रहे थे, कहीं पे कोई रूल कर रहा था। तो वो कंप्लीट ब्रिटिश इंडिया नहीं है। ब्रिटिश इंडिया वही है खाली जहाँ पे उसकी प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो हो गया ब्रिटिश इंडिया। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो वो हमारा ब्रिटिश इंडिया ही आया था। हमको हैदराबाद उस टाइम नहीं मिला था, है ना। जो एरिया में प्रिंसली स्टेट थे वो हमको डायरेक्टली नहीं मिले थे, वो थोड़ा थोड़ा कर करके हमको मिले थे। बट जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें क्या मिला था? ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश लोग रूल करते थे, ठीक है। अब इसके पहले के वीडियो पे हम लोग ये देख चुके हैं, आपको लगातार फॉलो करना है सीरीज़ को, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि कारीगर परेशान हो चुका है, ठीक है। मुस्लिम भी परेशान हो चुके हैं क्योंकि आप उनका पर्शियन लैंग्वेज को हटा दिए। तो ऐसे धीरे धीरे सबको दिक्कतें होते जा रही है। मराठा भी परेशान हो चुके हैं, है ना। तो अब जो एक सेक्टर बचता है एग्रीकल्चर, ठीक है, जहाँ पे वो कारीगर लोग का जब धंधा बंद हुआ था, आर्टिसियन का जब धंधा बंद हुआ था, तो उन लोग एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर की तरफ आ गए, ठीक है। तो अब ब्रिटिश लोग इतने भयानक लोग कि एग्रीकल्चर को भी नहीं छोड़े। जो लैंड होती है ना, लैंड ज़मीन, तो उससे भी इन लोग कैसे पैसा को नहीं छोड़े, कैसे इन लोग का खून मतलब चूसे, उसका उन लोग तरीका निकाले। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आता है। देखो, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट सबसे ऊपर में आप देख रहे होगे, वो 1773 में आता है, कॉर्नवालिस लेकर के आता है। उसके बाद रियायतवारी सिस्टम आता है। रियायतवारी जो है 1820 में आता है, थॉमस मुनरो एंड रेड उसको लेकर के आते हैं, है ना। उसके बाद 1822 में आता है महलवारी सिस्टम, यानी कि होल्ट मैकेंजी। तो मैं अभी आपको ये बताऊं, मतलब ये बेसिकली जितने भी सिस्टम आए हैं, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ज़मीन से कैसे पैसा चूसे है किसान लोग से, ये बेसिकली वो चीज़ है। तो इन लोग के अलग अलग हथकंडे थे और कैसे चूसते थे वो बताता था। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको ये थोपड़ा ज़रूर याद होगा, वॉरेन हेस्टिंग का है, जिसे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, ठीक है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग है 1773 में बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। तो ये क्या दिमाग लगाया ज़मीन से पैसा निकालने के लिए। ज़मीन से पैसा बेसिकली कैसे निकलेगा? किसान खेती करेगा और कुछ टैक्स वैक्स देगा, मतलब बेसिकली किसान से वसूल रहे हो आप, ठीक है। लैंड तो बोलने का बेसिकली आप किसान से वसूल रहे हो। तो इसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1772 में जो लैंड होती है ना, ज़मीन, उसकी बीडिंग की, बोली लगाई और बहुत सारे ज़मींदार को बुलाया। बहुत सारे ज़मींदार को बुला करके बोलता है कि ये मेरी ज़मीन है और यहाँ पे आपको अच्छा सा प्रोडक्शन करके देना है। उसके बाद बीडिंग यानी कि बोली लगाया कि कौन मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा प्रोडक्शन करके दूंगा इतने ही स्पेसिफिक ज़मीन में, जो ऐसा बोला, तो ये उसे ज़मीन दे दिया। अच्छा, ज़मीन दिया तो उन्हें 5 साल के लिए दिया, ठीक है। बाद में सिस्टम कुछ ऐसा बना कि ये बाद में इसे 1 साल के लिए कर दिया
कि ठीक है 1 साल के लिए आपको ज़मीन अलॉटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोग अपना अमाउंट को फिक्स कर दिए थे कि एनी हाउ, मतलब ज़मींदार को बोले कि एनी हाउ मेरे को मेरे ज़मीन से इतना पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या था, ज़मींदार वसूल रहा है किसान से, क्योंकि ज़मींदार क्या है, किसान से ही तो खेती कराएगा, खुद नहीं करने वाला ज़मींदार, ठीक है। और ज़मींदार को सिर्फ ज़मीन मिली है ना, वो लैंड का ओनर हुआ है, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, आगे होगा, है ना। तो जो ज़मींदार है वो किसान से काम करवाएगा। अब जो किसान है अगर उसकी फसल अच्छी हो गई तो वो ज़मींदार को दे देगा, और ज़मींदार जा कर के ब्रिटिश को दे देगा उसका फिक्स अमाउंट। बट अगर खेती अच्छी नहीं हुई तो ज़मींदार किसान से ही वसूलेगा, और किसान को दर दर भटकना पड़ेगा, लोन वोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ऊपर ज़मींदार को देना है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ़िक्स अमाउंट ज़मींदार ब्रिटिश को दे रहा था, तो उसमें ज़मींदार क्या थोड़ी सी बदमाशी करने लगा था। वो ये बदमाशी करता था कि ब्रिटिश ने तो अपना अमाउंट फ़िक्स कर दिया, उससे एक्स्ट्रा जितना अमाउंट इसकी कमाई हो जाती थी वो ये खुद रख लेता था। मतलब ब्रिटिश से ज़्यादा फ़ायदे में ज़मींदार इस वक्त था, ठीक है। तो इस सिस्टम को हटा करके कॉर्नवालिस बोला तेरे से चचा नहीं हो रहा, मैं एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाता हूँ। तो जो कॉर्नवालिस है 1773 में एक परमानेंट सेटलमेंट वाली एक सिस्टम लाया, ये भी खून चूसने का चीज़ था। तो जैसे कि ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, ठीक है, इंडिया का मैप देख सकते हो। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो क्या है, वो समझने से पहले ये समझ लेते हैं ये लगा कहाँ पे। ये बेसिकली बंगाल वाले रीजन में और थोड़ा सा साउथ वाले रीजन में लगा, ठीक है। बंगाल वाले रीजन में बोलने का मतलब जैसे ये बंगाल हो गया, और यहाँ पे बिहार भी बाय द वे बंगाल का ही पार्ट था, वो बाद में उधर से अलग हुआ, ठीक है। बंगाल, बिहार और बनारस, और यहाँ पर आपका मद्रास, ठीक है। सबसे पहले तो वैसे बंगाल में चालू हुआ था, फिर बिहार में हुआ, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बनारस में चालू हुआ। अच्छा, ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो ब्रिटिश इंडिया का 19% एरिया में लगा हुआ था। ब्रिटिश इंडिया बोल रहा हूँ, होल इंडिया नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पे अभी प्रिंसली स्टेट है, जहाँ पे अभी राजा महारानी लोग बैठे हैं, वहाँ पे ये सब सिस्टम नहीं चल रहा, वहाँ पे उन लोग अपना अलग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये सिस्टम क्या था अब उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टर समझ लो कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले पीजेंट मतलब कि किसान के बाद है जमींदार, और जमींदार के बाद है ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे जमींदार को ज़मीन मिलेगी, मतलब कौन देगा, ब्रिटिश देगा। ब्रिटिश जमींदार को बोलेगा कि मैं तेरे को ज़मीन दे रहा हूँ, तू मेरे को यहाँ से अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट करके देना। अब ये क्या करेगा, जो किसान है उसको पट्टे पे, जो लीज़ होता है ना, लीज़ कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए आप दे दिए, तो पट्टे पे जमींदार किसान को वो ज़मीन को देगा। लीज़ पे दे दिया कि अलग अलग किसान को, मतलब बहुत सारे जैसे किसान हैं तो सब किसान को ऐसे बारी बारी से बुलाया और सबको एक एक छोटा एरिया को अलॉट कर दिया कि जाओ उधर जा कर के खेती करो और फिर हमको देना, फिर हम ऊपर देंगे। अब इसके अंदर का थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बदमाशी क्या हो रही थी वो मैं बताऊँगा आपको। ब्रिटिश जमींदार और पीजेंट यानी कि किसान, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के लिए कि जो किसान के पास से अगर हमें 100% का फ़ायदा होता है, तो ब्रिटिश ने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जितना भी हमारी कमाई होगी इस ज़मीन से, किसान हमें जितना भी कमा करके देगा उसका 10/11 पोर्शन तू हमको दे देना, मतलब ब्रिटिश को मिलेगा वो, और 9% जमींदार तू रख लेना, एसमार 9% रख करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं 89 और 91 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे 89 मिलता है, कहीं कहीं पे 91% मिलता है, ठीक है। तो सपोज 100% अगर किसान के पास से मिल रहा है तो 91% ब्रिटिश को मिलेगा, 9% जमींदार खुद रखेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो ब्रिटिश ने तो अपना अमाउंट फिक्स कर दिया, कि ब्रिटिश बोला कि मेरे को तो 91% दे देना, ठीक है। बट यहाँ पे एक क्लियरिटी, मतलब एक मामले में ब्रिटिश लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बन गए
कि अपने को कितना चाहिए ज़मींदार से, इस चीज़ को इन लोग फिक्स कर दिए, बट जो ज़मींदार है वो किसान से एक्चुअली वसूल कितना रहा है इस चीज़ का हिसाब इन लोग नहीं लेते थे। तो उस चीज़ का ज़मींदार फ़ायदा उठाए। अब कैसे उठाएंगे? जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है, जैसे कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन मिली सबसे पहले ज़मींदार को, ब्रिटिश ने ज़मींदार को दिया कि यहाँ से मेरे को अच्छा प्रोडक्शन करके देना। और ज़मींदार क्या किया, बहुत सारे किसान को बुलाया, ओ चाचा क्या कर रहे हो, इधर आओ, ठीक है, ऐसा, और सबको पट्टे पे ज़मीन दे दिया, लीज पे दे दिया। अब मुझे इस पे खेती वेती करके अच्छा सा मेरे को पैसा बना करके दो। फिर उसके बाद तुम जो दोगे उसका 10/11 पोर्शन यानी कि अप्रॉक्स 91% मैं ब्रिटिश को दे दूंगा और 9% मैं खुद रखूँगा। पर यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही थी कि जो ब्रिटिश है वो ज़मींदार के ऊपर अच्छा कंट्रोल नहीं जमा पा रहा था। ज़मींदार बेवकूफ़ बनाया, अभी दिखाऊंगा कैसे बेवकूफ़ बनाया उसको। सबसे पहले जो ज़मींदार था उसको सबसे पहले तो ओनर बना दिए। परमानेंट सेटलमेंट में कॉर्नवालिस ने ज़मींदार को लैंड का ओनर बना दिया। लैंड दिया ब्रिटिश ने था, ठीक है। ज़मींदार को 10 ईयर के लिए वहाँ का ओनर बना दिया, उधर का मालिक बना दिए, और उसको हेरिटरी राइट भी दे दिए। हेरिटरी राइट का मतलब ये होता है कि अगर वो मर मुरा जाता है, ज़मींदार अगर मर जाता है तो उसके बेटे के नाम वो ज़मीन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। और उस ज़मीन को वो बेच भी सकता है किसी और को, है ना। बट शर्त ये है कि ब्रिटिश लोग को उनका फिक्स अमाउंट मिलता रहना चाहिए। अब जो ज़मींदार है वो फिक्स अमाउंट दे रहा है ब्रिटिश को, ठीक है, पर किससे लेकर के दे रहा है? किसान से लेकर के दे रहा है। अब अगर किसान अनेबल टू पे है, मतलब पे कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, अगर किसान पे नहीं कर पाएगा ज़मींदार को, तो ज़मींदार ब्रिटिश को क्या देगा? सोचने वाली बात है। तो अगर ज़मींदार ब्रिटिश को अमाउंट देने में फ़ेल हो जाता है तो न्यू ज़मींदार की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, यानी कि उसको वहाँ से लात मार के भगा दिया जाएगा और न्यू ज़मींदार को बुला लिया जाएगा। अब सुनो ज़मींदार का बकर। ज़मींदार क्या बकर किया? सबसे पहले ये देख लो, ज़मींदार होता कौन है? जिसे ज़मीन मिली हुई है, ठीक है, और वो फिर किसान से वहाँ पे खेती करवा रहा है। तो ये देख रहे हो, अब ये ज़मींदार है, ठीक है, और यहाँ पे गरीब किसान है, ठीक है। तो ज़मींदार ब्रिटिश को बोलता था कि मैंने किसान से 100 रुपये लिए, मैंने किसान से 100 रुपये लिए और उसमें से 91 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ और 9 मैं खुद को रख रहा हूँ, ठीक है। बट फैक्ट बात ये थी कि ये जो ज़मींदार है वो किसान से 200 रुपये ले रहा था, 300 रुपये ले रहा था, और ब्रिटिश को कितना दे रहा है? 91। ब्रिटिश यही सोच रहा है, भाई ये तो 100 रुपये ले रहा है ना, तो मेरे को उसका 91% मिल रहा है, तो ठीक है ना, तो बात सही है। बट जो ज़मींदार है वो इतना बड़े लेवल का निकला था, वो किसान से 200-300 ले रहा था और ब्रिटिश को दे रहा था 91। ज़्यादा फ़ायदे में ज़मींदार था ओवरऑल, और ब्रिटिश लोग इस मामले में बेवकूफ़ बन गए थे इन लोग से। तो यहाँ पे मैं उसी सिस्टम को एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे 3 ड्राइंग आप देख सकते हो, 3 इमेज देख सकते हो। ये हो गया किसान का, ये हो गया ज़मींदार का, और ये हो गया ब्रिटिश का, ठीक है। तो अगर पीजेंट के पास से 100% की कमाई होती है तो उसका 9% मिलेगा ज़मींदार को और उसका 91% मिल गया ब्रिटिश को। बट एक्चुअल में खेल ये हो गया कि जो पीजेंट है उससे 200 ले रहा था कौन? ज़मींदार, और 91 दे रहा था ब्रिटिश को। ओवरऑल फ़ायदा ज़मींदार का हो रहा था, ब्रिटिश को तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा था। मतलब ब्रिटिश को नुकसान नहीं हो रहा था बोलना चाहिए, बड़े फ़ायदे नहीं हो रहे थे। जितना फ़ायदा ब्रिटिश को हो सकता था उतना ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिश को नहीं हो रहा था, और जो ज़मींदार है बहुत ज़्यादा ऐश में था। अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, क्योंकि जो ज़मींदार है 200-300 लूट रहा है किससे? किसान से, और किसान तो ऑलरेडी गरीब है। अब अगर किसान जो है ये किसान, अगर इसकी फसल ठीक हो गई तो ये जा कर के दे देगा अपना जो भी है टैक्स वैक्स, है ना, लगान वगान जो भी है वो दे देगा, ज़मींदार को जा कर के दे देगा। बट अगर फसल ख़राब हो गई, फसल नहीं हुआ, तो पिक्चर में आएगा नया कैरेक्टर
मनी लेंडर, मनी लेंडर मतलब जो पैसा उधार दे रहा है। क्योंकि किसान के दरवाजे में आप खड़ा है, जमींदार भाई तू मेरा पैसा दे दे मेरे को ब्रिटिश को देना है, तू मेरे को पैसा दे दे। पर किसान की फसल अच्छी नहीं हुई तो वो अब दे नहीं पा रहा है, उसके पास खुद के सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, वो कैसे देगा। ठीक है, तो अब कैरेक्टर में आता है मनी लेंडर, यानी कि अब किसान जाएगा मनी लेंडर के पास, भाई थोड़ा पैसा दे दो यार मेरे को। अब जब वो पैसा देगा तो उधारी वाली बात हो जाएगी। ये देख लो मनी लेंडर, ठीक है। ये गरीब किसान आया और यहाँ पे ये मनी लेंडर लोग हैं, इन लोग बढ़िया अपना सेठ टाइप से बैठे हुए हैं और इन लोग बाद में से ब्याज के सहित वसूलेंगे पैसा पूरा। यानी कि किसान जमींदार को पैसा देने के लिए मनी लेंडर के सामने हाथ फैला रहा है, ठीक है। अब जमींदार लोग देंगे भाई उसको पैसा। अब बाद में क्या होगा, अगर किसान की फसल मान लो नेक्स्ट ईयर अच्छी भी हो जाती है, ठीक है, तो भी उसको पैसे दो लोग को देने हैं। एक तो हो गया जमींदार और दूसरा हो गया ये मनी लेंडर। तो उसके पास खुद के लिए क्या बचा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया वो, है ना। अल्टीमेटली पीजेंट सफ़र करेंगे, किसान सफ़र करेगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म। इसका मतलब है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, ठीक है, जो उस ज़मीन का मालिक है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो ब्रिटिश है वो ज़मींदार को बोली कि इस ज़मीन से तू मेरे को प्रोडक्शन करके दे, ठीक है, और मैं तेरे को 9% दूंगा। देखो जो बात हुई थी, ब्रिटिश बोला कि मैं खुद 91% रखूँगा और तेरे को 9% दे दूंगा। तो अब जो ज़मींदार है वो अपने 9% के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, 9% के अपने कमीशन के लिए वो क्या करता है, अपने अंडर में और एक ज़मींदार को अपॉइंट कर लेता है। ये चीज़ अभी ब्रिटिश को नहीं पती है, इसकी जो लैंडलॉर्ड लोग ना बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, ये चीज़ अभी ब्रिटिश को नहीं पता है। ये जो यहाँ पे 3 लैंडलॉर्ड है, ABC, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला है जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कांटेक्ट में। ब्रिटिश ने इसको दिया ज़मीन कि जाओ बेटा, मतलब थोड़ा अच्छा पैसा वैसा ला करके दो वहाँ से, ठीक है। 91 हम रखेंगे, 9% तू हमें देना, 9% तू खुद रखना, 91 हमें चाहिए। ये अपने 9% के इंटरेस्ट के लिए अपने अंडर में एक लैंडलॉर्ड को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके खुद के भी मान लो कुछ और धंधे चलते हैं, ये उधर है नहीं, ये किसी और को अपॉइंट कर दिया अपने अंडर में, ठीक है। एक चेन सी बनते जा रही है। ये बोला कि तू 7 मेरे को दे देना, 2 तू खुद रख लेना। अब ये जो B है ये अपने 2% के इंटरेस्ट के लिए अपने अंडर में एक जमींदार को अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। एक चेन बनते जा रही है। B C से बोलता है कि तू मेरे को 1.5% दे देना, मैं तेरे को 0.5% दे दूंगा, तो एक चेन बन जाती है। अब अगर आप जमींदार को खोजने के लिए जाओ तो आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल ओनर कौन है इस ज़मीन का। तो ये वाली चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट में जो लैंडलॉर्ड है, इसके पास बहुत कम अमाउंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, जितना हो सके किसान का खून चूसेगा। तो वही हुआ, कुल मिला करके पीजेंट को ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आता है रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम को थॉमस मुनरो एंड रीड लाते हैं और इसे 1820 में ले आते हैं, ठीक है। 1820 में थॉमस मुनरो और रीड ने रियोतवारी सिस्टम को ले आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली साउथ के रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा, उस टाइम मिलता था मद्रास और बॉम्बे वाले रीजन में। तो ये जैसे कि अगर हमारा इंडिया है तो इसका जो साउथ का रीजन है, यहाँ पे एक्चुअली रियोतवारी सिस्टम चल रहा था। ये जो रियोतवारी सिस्टम है ये ब्रिटिश इंडिया का 51% यानी कि सबसे ज़्यादा पार्ट को यही कवर करता था, यानी कि सबसे ज़्यादा रियोतवारी सिस्टम पॉपुलर थी, ठीक है, ब्रिटिश रूल में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रियोत है ये एक पर्शियन वर्ड है। रियोत मतलब एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसान, ठीक है। तो रियोतवारी में क्या हुआ,
याद है आपको, ये पेटला बीच में बदमाशी कर रहा था। जमींदार, 3 स्टेज थे, ब्रिटिश, जमींदार और किसान। ब्रिटिश जमींदार को अभी तक ज़मीन दे रहा था और ये किसान से पैसा वसूल करके खुद बहुत ज़्यादा रख रहा था और ब्रिटिश को गच्चा दे रहा था और थोड़ा सा अमाउंट दे रहा था। इधर क्या हुआ, ये जमींदार को भगा दिए, साला बकवासगिरी कर रहा, साला हमको चोमू बना रहा है, मतलब ऐसा हो गया। तो जमींदार को सबसे पहले यहाँ से हटा दिए। उसके बाद डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट किया गया। रियायतवारी सिस्टम में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय किसान पहली बार ज़मीन का मालिक बना, लैंड ओनर बना इस टाइम किसान। तो देखते हैं, देखो जमींदार तो पहले ही रिमूव हो गया, जमींदार को हटाया, साले बहुत बदमाशी कर लिया। अब पीजेंट जो है, किसान जो है, उसको ओनर बना दिया, ठीक है। अब जो ब्रिटिश लोग हैं बहुत ज़्यादा हाई टैक्स वसूल करने लगे। मतलब भले इन लोग जमींदार को तो हटा दिए, अब डायरेक्ट कांटेक्ट था किसान और ब्रिटिश के बीच में, बट अब क्या हुआ, हाई टैक्स रख दिए। तो हाई टैक्स से किसान का नुकसान होता था, और अगर क्रॉप फेलियर हो गया, खेती ठीक हुई नहीं, तो आस्क मनी फ्रॉम मनी लेंडर। देखो जब जब खेती अच्छी नहीं होगी, ये मनी लेंडर के पास जाएगा और हाथ फैलाएगा। मनी लेंडर इसको कुछ पैसा देगा और बोलेगा कि बाद में ब्याज के साथ मुझे चाहिए, पूरा सिस्टम है ना। अगर किसान की खेती अगले साल अच्छी हो भी जाती है तो भी वो फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि अब उसको ब्रिटिश को भी वो अमाउंट देना है और मनी लेंडर को भी देना है, तो सब तरफ से यही सपड़ा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे वही चीज़ बताएं, इफ़ क्रॉप, अगर क्रॉप अच्छी हो गई तो मनी एक तरफ जाएगा मनी लेंडर को, दूसरी तरफ जाएगा ब्रिटिश को, ठीक है, ये चीज़ हो गई है ना। तो ये चीज़ है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड दिखा। अब आता है महलवारी सिस्टम। 1822 में महलवारी सिस्टम आ जाता है, जिसे होल्ट मैकेंजी ले आते हैं। जो महलवारी वर्ड है, महल, ये पंजाब में गांव को महल करके बोला जाता है, तो थोड़ा उस टाइप का, इसलिए ये पंजाब और सिंध के एरिया में है, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। तो इसका अगर आप मैप में लोकेशन देखोगे कि कहाँ पे ये ज़्यादा लागू हुआ, तो अगर ये मैप है तो पंजाब, सिंध और यूपी के कुछ पार्ट में और पंजाब सिंध टाइप के एरिया में ये लागू हुआ। ये ब्रिटिश इंडिया का 30% एक्यूपाई करता था। ध्यान रखना, फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, प्रिंसली स्टेट में अभी भी प्रिंस रूल कर रहा है, ये सेटलमेंट वहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, जितना एरिया ब्रिटिश कैप्चर करते हैं। इसमें क्या था, महलवारी सिस्टम में ब्रिटिश था और सबसे इस तरफ किसान थे, मतलब ये पहले भी देखे थे हम लोग। बीच में पंचायत आ जाती है। पंचायत क्या होता है, गांव का एक मुखिया होगा, वहाँ पे बहुत सारे किसान आएंगे और वो बहुत सारे किसान आ करके उस मुखिया को टैक्स वगैरह दे देंगे, और ये जो पंचायत का जो मुखिया है वो ब्रिटिश को जा करके दे देगा। ब्रिटिश ने यहाँ पे अमाउंट को फिक्स कर रखा था कि तुम मुझे कितना दोगे, ठीक है। तो ये जो पंचायत क्या करता था, पंचायत का जो एक मेन प्रधान होता था, वो जा करके किसान से, हर एक किसान से लेता था। किसी किसान की खेती अच्छी हुई तो वो दे दिया, किसी किसान की खेती अगर अच्छी नहीं हुई तो वो आपस में एडजस्ट कर लेते थे कि चल ठीक है इस बार तू मत दे करके, बट ओवरऑल किसान लोग से पैसा वसूल करके ब्रिटिश को दिया जा रहा था, फिक्स अमाउंट दिया जा रहा था। फिर से वही चीज़, अगर क्रॉप फेलियर हो गया, खेती अच्छी नहीं हुई, तो किसान फिर से मनी लेंडर के पास जाएगा और मनी लेंडर तो उसको चूसने के लिए बैठा है। जब मनी लेंडर चूसेगा किसान को, और किसान लोग के साथ इतने बार दिक्कत हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं वहाँ पे इतना गंदा सिस्टम बना दिया इन लोग कि ओवरऑल किसान सपड़ा रहा है यार। फसल अच्छी हो गई तो भी सपड़ा रहा है और फसल अच्छी नहीं हुई तो भी सपड़ा रहा है। ये गुस्सा इन लोग दिखाएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो किसान लोग का ये कारण था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करने का। हम लोग जैसे जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी तक हमको समझ में आ गया है किसको किसको दिक्कत हो गई। कारीगर को दिक्कत हो गई, किसान को दिक्कत हो गई, मुस्लिम पर्शियन लैंग्वेज की वजह से गुस्से में बैठे हैं,
उधर नाना साहब को पेंशन नहीं मिला, वो उस वजह से गुस्से में बैठे हुए हैं, है ना। तो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद मंगल पांडे आ जाएंगे, ठीक है। तो रिवॉल्ट में हम लोग देखेंगे काफ़ी मज़ेदार चीज़। इसके साथ में मैं आपको बताया था कॉर्नवालिस नाम का ये आदमी कॉर्नवालिस नाम का ये आदमी 1793 में सिविल सर्विस लाया था। इसको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते हैं। जो आज हम लोग यूपीएससी का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर ये बनाया था, सिविल सर्विस का फाउंडर है ये, ठीक है। तो जो कॉर्नवालिस है 1793 में सिविल सर्विस लाया था। इसके पहले के वीडियो में मैं 1773 बोल दिया था सिविल सर्विस का, वो एक्चुअल में 1793 है, उस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ये 1793 में लाया था, बोला था कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। बट इस टाइम इंडियंस को अलाउ नहीं किया था, बट 1853 में इसे ओपन एग्ज़ाम कर देते हैं कि अब कोई भी आ करके घुस जाओ सिविल सर्विस में, ठीक है। और कोविनेटेड और अनकोविनेटेड सर्विस दोनों के लिए, यानी कि जो सिविल सर्विस की जो हायर पोस्ट होती है उसके लिए भी अलाउ कर दिए और जो लोअर पोस्ट होती है उसके लिए भी अलाउ कर दिए, इंडियंस को भी अलाउ कर दिए, पर अब एग्ज़ाम दे करके जाना है। और आपको पता होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, मैं आपको फ़ोटो दिखाया था एक वीडियो में, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर बनते हैं जो उसे क्रैक करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉर्नवालिस है इसकी मैं थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताता हूँ। ये आखिर रो क्यों रहा है, क्योंकि 1773 के आसपास, ठीक है, अमेरिका ने इन लोगों को अच्छे से लताड़ के भगाया था, ठीक है। आपको पता होगा कि ब्रिटिश लोग, जहां आज हम लोग अमेरिका देखते हैं, वहां पे ब्रिटिश लोग का भी रूल चलता था। 1773 में अमेरिकन लोग इन लोग को हरा दिए, ठीक है। इसकी वजह से ब्रिटिश लोग को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एक लूज़र था, ठीक है। ये लड़ाई को हार गया और अमेरिकन रिवॉल्यूशन यहाँ से चालू हुआ। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उसमें अमेरिकन लोग ब्रिटिश को अच्छे से कूच दिए और ब्रिटिश की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई अमेरिका में जा कर के कब्जा करने की। तो इस तरीके से भयंकर लड़ाई हुई थी। भाई साहब, आप लोग मानोगे नहीं, 1773 में ही अमेरिका इन लोग से फ्रीडम पा लिया था, ठीक है। और इसके बाद अमेरिका में फाइनली उनका खुद का फ्लैग लहराता है, ठीक है, क्योंकि उन लोग आज़ादी ले लिए, ठीक है। तो जो कॉर्नवालिस है बाहर एकदम बड़ा लूज़र साबित हुआ था, ठीक है, इधर आकर के तोप बन रहा है ना। कॉर्नवालिस 1793 में पुलिस रिफॉर्म भी ले आता है। पुलिस रिफॉर्म, जो एक पुलिस स्टेशन का हेड होगा, जो एक पुलिस स्टेशन को जो चलाएगा वो दरोगा कहलाएगा, और जो मल्टीपल पुलिस स्टेशन के ऊपर नज़र रखेगा वो एसपी कहलाएगा। और ये जो पुलिस स्टेशन लाया, ये एरिया के हिसाब से नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है या ज़्यादा बड़ा एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बेसलेस था, ठीक है। ना ही पॉपुलेशन बेस्ड था और ना ही वहाँ का लोकल एरिया बेस्ड था, ठीक है। ये बस हवा में बना दिया था पुलिस स्टेशन, है ना। कॉर्नवालिस एक जुडिशियल रिफॉर्म भी लेकर के आता है, कॉर्नवालिस, ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म में ये दो चीज़ लेकर के आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, जो आज हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में है, थोड़ा सा वैसा ही कुछ समझ लो, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विटनेस की बात हो रही है, नॉर्मल इंसान की बात नहीं हो रही, विटनेस की बात हो रही है। मतलब विटनेस तो नॉर्मल इंसान ही होता है, बट विटनेस की बात हो रही है। पुराने ज़माने में इंडिया में ऐसा चलता था कि जो वुमन है उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और जो वुमन है उनको थोड़ा कम दिया जाता था। अब कहीं पे अगर विटनेस बन करके जाना है, कहीं पे अगर गवाही देनी है, तो ये होता था कि जो वुमन है उसके मत की वैल्यू काफ़ी कम हुआ करती थी पुरुष के कंपैरिजन में। अगर इस तरफ मेल मतलब पुरुष अगर किसी चीज़ के लिए मत दे रहा है कि हाँ ये साला क्रिमिनल है,
तो उसको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी रेदर देन दी वुमन, है ना। वुमन को मतलब यहाँ पे एक पुरुष वर्सेस 3 महिला होनी चाहिए, तब जा कर के बात ऐसे टाई की स्थिति में आएगी, ऐसी टाइप की थी। तो इसने उस चीज़ को इक्वल कर दिया, भाई सब बराबर है, ठीक है, इसके वोट की भी उतनी वैल्यू जितने तेरे वोट की वैल्यू, तो इसने वो कर दिया। फिर रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो लॉ इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है वही यूरोपियंस के लिए भी है, ठीक है। तो मतलब गवर्नर जनरल के लिए भी वही लॉ हैं जो बाकी के सिटीज़न के लिए हैं, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा अतलंगी नहीं मचा सकता। तो ये 2 चीज़ ले आया। इसके साथ में ये जो कॉर्नवालिस था मेच का, वो जुडिशियल रिफॉर्म तो लाया। तो ये किस टाइप के स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे छोटी मुंसिफ की अदालत होती थी, मुंसिफ की अदालत। मुंसिफ की अदालत से ऊपर आता था कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, और कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार से ऊपर आता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ऊपर हायर माना जाता था। सबसे नीचे क्या हो गया, सबसे नीचे मुंसिफ की अदालत, फिर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते थे उसमें 2 टाइप के केस लड़ते थे, एक दीवानी और एक सर्किट। तो जो दीवानी केस है वो सिविल वाला केस उसमें जाता था, और जो सर्किट है उसमें क्रिमिनल लोग के केस को डील करते थे। तो ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके बाद हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कूद जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताना, बहुत डीप से पढ़ा रहा हूँ। और जो इसके जो नोट्स हैं वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर के साथ में अगर आप इसके नोट्स को मिक्स कर दिए, दीवार वगैरह में यहाँ कहीं पे ऐसे चिपका दिए नोट्स को, तो सोचो कितना अच्छा है कि ऐसे कहीं भी आप लोग जा रहे हो और ऐसे देख लिए, बस एक नज़र पड़े आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा सिस्टम था। तो ये चीज़ कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि आप मेरे नोट्स को जा करके डाउनलोड कर लो। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लो।